सास मेरी माँ समान। सुलनपुर के छोटे से गांव में एक रूपा नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत अत्याचार किया करती थी। रूपा बिना शिकायत की अपनी सौतेली माँ की हर बात माना करती थी। एक दिन सोनाली रूपा के पास आती है और कहती है, क्यूरी कलमुही करमजली कहेगी, अभी तक दूसरे घर का कोई काम नहीं किया। अरे इस घर में फोकट की खाने के लिए पैदा हुई है क्या तू? माँ, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए क्या मैं आज थोड़ा आराम कर सकती हूँ? हाँ हाँ, सब जानती हूँ तेरे बहाने। तू ये बहाने मेरे सामने मत दिखाया कर। अब चुपचाप खड़ी हो जा और घर के काम कर। ऐसा कहकर सोनाली उसे काम करने के लिए भेज देती है। बेचारी रूपा तबीयत खराब होने के बाद भी घर के सारे काम करती है। इसके बाद वो खाना बनाकर अपनी सौतेली माँ को देने के लिए चली जाती है। माँ, ये लीजिए, मैं आपके लिए खाना बनाकर लाई हूँ। सोनाली जैसे ही खाना खाती है वो पहला निवाला अपने मुंह में डालने के बाद सारा खाना अपने मुंह से बाहर निकालकर फेंक देती है। जिसके बाद सोनाली चिल्लाते हुए रूपा से कहती है, हे भगवान, तुझे मैं कितनी बार समझाऊं कि खाने में नमक केवल स्वाद अनुसार ही डाला कर। आज फिर तूने इतना तेज नमक कर दिया है। इस घर में नमक की कोई खदान लगी है क्या, जो बेफिजूल में इतना बर्बाद करती रहती है? माँ, मैंने तो खाना चेक किया था, खाने में तो कोई नमक ज्यादा नहीं है। आपको नमक ज्यादा क्यों लग रहा है? नमक हराम, अब तू मुझे झूठा खाना खिलाने लगी है। तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। सोनाली ऐसा कहते ही रूपा के बाल पकड़ लेती है और उसे बहुत बुरी तरह मारना शुरू कर देती है। तभी वहां पर कैलाश आ जाता है और अपनी बेटी को ऐसे पिटता हुआ देखकर सोनाली से कहता है, अरे भाग्यवान, बस करो। क्यों बेचारी के ऊपर इतना जुल्म कर रही हो? आखिर इसकी गलती क्या है जो तुम इसे इतना बुरी तरह मार रही हो? एक भी काम ठीक से नहीं करती है तुम्हारी ये बेटी। जब देखो कोई ना कोई काम बिगाड़ती है या फिर कोई काम ठीक से करती ही नहीं, जैसे इसका मन ही ना हो कोई काम करने का। अरे शादी लायक हो गई है, अगले घर जाकर हमारी बदनामी करवाएगी तुम्हारी बेटी। शादी लायक अभी उम्र ही क्या हुई है मेरी बेटी की, जो तुम इसकी शादी करवाने का सोच रही हो? तो क्या मैं इसे अपने सर पर बिठा कर रखूंगी? अरे बहुत हुआ, अब इसकी शादी करवाओ और इसके हाथ पीले करके इसे इसके ससुराल भेजो। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। कैलाश सोनाली को कई बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सोनाली उसकी एक नहीं सुनती। जिसके बाद सोनाली रूपा के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देती है। एक दिन रूपा अपने कमरे में बैठी हुई अपनी माँ को याद करने लगती है। माँ, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? मुझे आपकी बहुत याद आती है माँ। आपके बिना मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। आप मुझे भी अपने साथ ले जाती तो अच्छा होता। ये सब सोनाली सुन लेती है और तुरंत रूपा के पास आकर उसके बाल पकड़ लेती है और कहती है, अरे तुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है? चिंता मत कर, अगले घर जाने के बाद तुझे मुझसे भी बहुत अच्छी माँ मिलेगी, जो तेरी नाक में दम कर देगी और तेरा जीना हराम कर देगी। माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। मुझे ऐसी सास के पास मत भेजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ माँ। सोनाली उसकी एक नहीं सुनती। जिसके बाद वो एक बहुत ही गरीब घर में उसकी शादी कर देती है। शादी के बाद रूपा का गृह प्रवेश होता है, जिसमें कौशल्या उसे कहती है, आओ आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। इसे अपना ही घर समझो। घर के अंदर आने के बाद रूपा चारों तरफ देखती है। जिस घर में उसकी शादी हुई थी वो सभी बहुत ज्यादा गरीब थे। ये सब देखकर वो अपने मन ही मन में सोचती है, आखिर कौन सी दुश्मनी निकाली है मेरी सौतेली माँ ने मुझसे? आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रूपा ऐसा सोचती रहती है, जिसके चलते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी आंखों में आंसू आते हुए देखकर कौशल्या को बहुत दुख होता है और वो अपने आंचल से उसके आंसू पोंछ लेती है और उससे कहती है, बहू, मैं जानती हूँ, जब एक लड़की अपना मायका छोड़ कर आती है तो उसे अपनी माँ और पिता की बहुत याद आती है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझे कभी भी यहाँ तेरी माँ की कमी महसूस होने नहीं दूंगी। मैं तेरी माँ जैसी हूँ। कौशल्या के ऐसे मीठे मीठे बोल देखकर रूपा से रहा नहीं जाता और वो उसे गले से लगा लेती है। जिसके बाद वो उससे कहती है, मुझे तो लगा था कि आप मुझे अपनी एक बहू की तरह मेरे ऊपर ताने करोगी और मेरे साथ मेरी सौतेली माँ से भी बुरा बर्ताव करोगी। अरे बेटी, तो अपनी सौतेली माँ के लिए ऐसा क्यों कहती है? वो तो तुझसे बहुत प्यार करती है। ये सुनने के बाद रूपा रोते हुए अपनी सौतेली माँ की सारी बातें कौशल्या को सुनाती है।
जिसे सुनने के बाद कौशल्या की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो रूपा से कहती है, अरे माना कि सास कठोर होती है और बहू को हमेशा नीचा दिखाती है, लेकिन भगवान की दुआ से मेरी कोई बेटी नहीं है, इसीलिए तुझे अपनी बेटी का दर्जा देती हूँ और मैं हमेशा तेरे साथ एक सास की तरह नहीं बल्कि एक माँ की तरह हमेशा पेश आऊंगी। ये सब सुनने के बाद रूपा बहुत खुश होती है और वो उस दिन के बाद से अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रूपा की सौतेली माँ अपने मन ही मन सोचती है, अरे मैंने उस कलमुही की शादी ऐसे घर में की है कि गरीबी की चक्की में पिस कर रह जाएगी और उसकी सास उसके ऊपर बहुत अत्याचार करेगी। वैसे मुझे उसके हालचाल ले लेने चाहिए, तभी तो उसकी बेबसी का मजा मैं ले पाऊंगी। ऐसा सोचकर सोनाली एक दिन अपनी सौतेली बेटी रूपा से मिलने उसके ससुराल आ जाती है, जहां वो रूपा को इतना खुश देखकर हैरान रह जाती है। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। लगता है तुम्हें तुम्हारा ससुराल कुछ ज्यादा ही भा गया है। माँ, आपने बहुत अच्छा किया जो इस घर में आपने मेरी शादी की। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। ये सुनते ही सोनाली के पूरे बदन में आग लग जाती है, जिसके बाद वो अपने मन ही मन सोचती है, अच्छा ऐसी बात है तो आज ही इसकी सास के कान भरकर चली जाती हूँ। अगले दिन ही इसकी डंडे से पिटाई न की तो मेरा नाम भी सोनाली नहीं। कुछ देर बाद सोनाली कौशल्या से अकेले में बात करने लगती है। बात करते करते वो कौशल्या से रूपा की बहुत बुराई करने लगती है, जिसे सुनने के बाद कौशल्या को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, अरे कैसी औरत हो तुम। एक औरत होकर दूसरी औरत के ऊपर कीचड़ उछालते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। तुम्हारे जैसी औरत को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उस बेचारी लड़की ने तुम्हें माँ माना था और तुमने उसके साथ क्या किया मैं सब जानती हूँ। रूपा जैसी भी है मेरी बेटी है और तुम उसके खिलाफ मुझे भड़का नहीं सकती। कौशल्या का ये बर्ताव देखकर सोनाली हैरान रह जाती है, जिसके चलते उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो रूपा के पास आ जाती है। रूपा बेटी, मुझे माफ कर देना। मुझे आज अपनी गलती का एहसास हुआ है। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मुझे तेरे साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। तेरी सास माँ के समान है। मैं तो कभी तेरी माँ बनने के लायक भी नहीं थी। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मेरी सास माँ से भी बढ़कर है, लेकिन आप भी मेरी माँ हो और ये दर्जा मैं आपको हमेशा देती रहूंगी। ये सुनते ही सोनाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रूपा को गले से लगा लेती है, जिसके बाद वो वापस अपने घर लौट जाती है और उस दिन के बाद से वो अपनी सौतेली बेटी की जिंदगी में दखल देना बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ रूपा भी अपने ससुराल में बहुत खुशी खुशी रहने लगती है। राजू और राधा के आगे खाने की थाली रखी थी, जिसमें 2 रोटी और प्याज के टुकड़ों के साथ नमक तेल का मिश्रण था, जिसे देखकर उनके अंदर की कुड़हन कुड़कुड़ाहट में बदल जाती है। मुझे नहीं खानी है रूखी सूखी रोटी प्याज, इसे देखकर ही मेरा पेट भर गया। मुझे भी नहीं खाना ये गरीबों वाला खाना। माँ, क्या फायदा आपके काम करने का जो हमारे खाने की थाली में सब्जी का एक भाग भी नहीं। आप हम दोनों बच्चों से झूठी बातें बनाकर हर रोज ये गया गुजरा गरीबों वाला खाना खिलाती हो। काश कि हम अमीरों के घर में पैदा हुए होते तो हमें भी अमीरों वाला खाना खाने को मिलता। अपने बच्चों की अमीरों वाला खाना खाने का ख्वाब सुनकर वो मजबूर माँ डबडबाई आंखों से उन्हें देखती हुई कहती है, राजू, राधा, अपनी माँ को थोड़ा समय दो बेटा। मैं तुम्हें अमीरों वाला खाना जरूर खिलाऊंगी। माँ, आप सिर्फ हमें झूठा दिलासा देती हो। सच तो ये है कि अमीरों वाला खाना हमारे भाग्य में है ही नहीं। अपने बच्चों में झलकता बिखराव देखकर उस गरीब मजबूर माँ का कलेजा मचल कर रह जाता है। ममता अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। खास तौर पर उनका अच्छा खाना खाने का अधूरा ख्वाब पूरा करना उसकी पहली प्राथमिकता थी। मगर जिस घर में वो काम करती थी, वहाँ की करोड़पति मालकिन शिखा अव्वल दर्जे की कंजूस थी। वो हर छोटी बड़ी बात के बाल का खाल निकालती थी। बच्चों, मैं काम पर जा रही हूँ, जल्दी लौट आऊंगी। माँ, क्या आज हम भी आपके साथ चल सकते हैं? वैसे भी आज इतवार है। अपने बच्चों की आंखों में उतरे आंसू को देखकर ममता उन्हें अपने साथ काम पर ले आती है, जहां शिखा का बड़ा घर देखकर राजू और राधा की आंखें चमक उठती है, जिसके साथ उनके मन की बुझी आस रोशन हो उठती है। और जैसे ही वो दरवाजे से अंदर आते हैं तो बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर सजे फलों की टोकरी देखकर आपस में फुसफुसाते हुए कहते हैं, देखो राधा दीदी,
इस मेज पर कितने सारे ताजे ताजे फल हैं और खट्टे मीठे अचार की बरनी भी है। हाँ राजू, मैं तो इन लाल लाल सेवों का स्वाद चखना चाहती हूँ। मुझे पता है राजू, ये अमीर लोग ना बड़े ठाट बाट से खाना खाते हैं। आ गई महारानी। तुम गरीबों को जरा सी ढील क्या दे दो, ठीठ की तरह लेट लतीफ आना शुरू हो जाता है। और इन ऐरे गहरे गरीबों को कहाँ से धर पकड़ लाई है? मालकिन, ये मेरे बच्चे हैं, सो इनकी छुट्टी है तो ये घूमने का हट करने लगे। मेरा अपार्टमेंट का कोई एडवेंचर पार्क है जो उठा लाई इन्हें? शिखा की कुड़कुड़ाहट सुनकर उसका पति शेखर कहता है, शिखा बच्चे ही तो हैं, उनके आ जाने से घर की जगह थोड़ी ना घट जाएगी। जाओ ममता, जल्दी से कुछ बना दो। शेखर मर्म दिल का इंसान था, उसे जिंदगी और मेहनत दोनों का मोल मालूम था, इसलिए वो ममता को अमीरी गरीबी के आंकड़े से नहीं मापता था। ममता किचन में खड़ी होकर खाना बनाने लगती है। किचन में हर चीज भरपूरी से भरी थी। एक और जहां अमीरों के घरों में पराठे घी में चुपोड़े जाते थे, वहीं गरीब के घर में हर दूसरे दिन चूल्हा जलने पर भी आफत आ पड़ती थी। फर्क का यही फासला गरीब और अमीर को अलग अलग वर्ग में बांटता है। मम्मी, मुझे भूख लगी है। अले ले, मेरी रानी बिटिया को भूख लगी है। अरे ओ ममता, जल्दी से खाना लगा। जी मैम साहब। ममता जल्दी से मेज पर खाना लगा देती है। पूरी टेबल अलग अलग खाने से लबालब भरी हुई थी। दूर खड़े राजू और राधा खाने की ओर ललचाई नजर से देख रहे होते हैं। आओ बच्चों, ये कुर्सी खाली है, आके खाना खा लो। दोनों बच्चे पांव बढ़ाने लगते हैं। तभी शिखा के गुस्से का भपका उन भूखे बच्चों पर धधक पड़ता है। वही रुक जाओ दोनों, तुम हमारे साथ बैठकर नहीं खा सकते। देखो ना मम्मी, खाने को देखकर इनके मुंह से कैसे लार टपक रहा है, जैसे ऐसा खाना कभी चखा ही ना हो। शिखर का कलेजा कचोट रहा था, मगर वो इस बात से वाकिफ था कि शिखा के मन में बसी गरीबों की धराशायी सोच नहीं मिटने वाली। कुछ देर बाद सभी खाना खाकर उठ जाते हैं और शिखा कहती है, ये ले ममता, थाली का बचा कुछ खाना अपने बच्चों को दे दे, वरना इनके मुंह से यूं ही लोमड़ी की तरह लार टपकती रह जाएगी। मेम साहब, मैं गरीब हूँ, लाचार नहीं, और ना निपांगुर हूँ जो मेरे बच्चों को झूठन से पेट भरना पड़े। ममता ऐसा कह ही रही थी कि तभी अमीरों वाला खाना खाने की ललक में भूख से छछनते दोनों बच्चे मेज की उसी जूठी थाली में खाने को बड़े चाव से खाने लगते हैं, जिसे देखकर शिखा अपनी रईसी की शेखी बघारते हुए ममता की गरीबी की हंसी उड़ाने लगती है। वो देख तेरे बच्चे हमारे झूठन को कैसे चाव से चाट पोंछ कर खाए जा रहे हैं। अमीरों का झूठन मिलना तुम गरीबों की किस्मत है, क्योंकि तुम गरीब की हैसियत कहाँ ऐसी लग्जरी थाली में खाना खाने का लुत्फ उठाने की, वरना तो कभी रूखा सूखा खाकर रात काटते हो तो कभी पानी पीकर पेट भरते हो। अपनी गरीबी का मजाक बनता देखकर ममता के मन में बसा दुख फफन पड़ता है और वो राजू और राधा को थप्पड़ मारकर थाली छीनते हुए मेज पर रखकर कहती है, हाँ, सच कहा शिखा मैम साहब आपने। आप दौलत शोहरत में बहुत ऊंची हैं, मगर क्या फायदा आपके पास करोड़ों की इस कोठी का, जब किसी गरीब भूखे को अच्छा खाना खिलाने का कलेजा नहीं। जा रही हूँ, आप जैसी छोटे दिल वालों के यहाँ मैं काम करना ठुकराती हूँ। चलो बच्चों। ममता अपने बच्चों के साथ घर लौट आती है। दिन बीतते गए, काम छूट जाने से घर की दशा छिन्न भिन्न हो गई थी। उसी बीच सुलेखा उसके घर आई। वो आंगनबाड़ी की शिक्षिका है। अरे सुलेखा दीदी, आप मेरे घर? हाँ, इस महीने राजू और राधा के नाम भी दलिया के 2 पैकेट आए हैं, वही लेकर आई हूँ, ये लो। सामने खड़ी सुलेखा उन गरीबों की मददगार बन पड़ती है। वो उन्हें एक दलिया का पैकेट देती है। ममता झट से एक पैकेट दलिया बनाकर अपने बच्चों को खाने को दे देती है, मगर उनके मन में अभी भी अमीरों वाले खाने की आस नाच रही थी। दिन बीतते गए, वक्त ने ममता और उसके बच्चों को दाने दाने के लिए दूभर कर दिया था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है माँ। क्या करूं बच्चों, अब तो रूखी सूखी रोटी प्याज खरीदने के भी पैसे नहीं है जो तुम्हारा पेट भर सकूं। ममता अपने बच्चों की भूख मिटाने की आस लेकर मंदिर चली जाती है, जहाँ सड़क पर सूट बूट पहने एक रईस शख्स को एक गुंडे ने घेर रखा था। उसकी हाथों में एक धारदार चाकू थी। अरे, इन बाबूजी की जान तो खतरे में है, कुछ कर ममता। ममता होशियारी से पास पड़े पत्थर को उठाकर उसके सर पर मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। तुम्हारा शुक्रिया, आज तुमने मेरी जान बचा ली। तुम तीनों इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो?
भूख गरीब को रात के अंधियारे में भी भटकने पर मजबूर कर देती है बाबूजी। ये सुनकर राजवीर उनका दुख बांटने लगता है। पूछताछ करने पर ममता अपनी बेबसी की आप बीती बताती है, जिसे सुनकर राजवीर कहता है, तुमने मेरी जान बचाकर मुझे अपना कर्जदार बना दिया है। मैं इस शहर के सबसे फेमस 5 स्टार होटल का मालिक हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी मेहमान नवाजी का मौका दो। इसके साथ राजवीर उन्हें अपने कार में बिठाकर अपने होटल लेकर जाता है, जहाँ उन्हें सबसे महंगे मेज पर खाना खाने का मौका मिलता है। एक साथ इतना सारा स्वादिष्ट खाना देखकर उनका सूखा चेहरा खुशी से खिल उठता है। अरे वाह, आज तो हमारी दावत हो गई। देखो दीदी, ये मेज खाने की खुशबू से महक उठा है। यहाँ खाने को कितना कुछ है, दाल मखनी, मटर पनीर, बिरयानी, पुलाव। मेरे मुंह से तो पानी आ रहा है। तीनों खाने पर टूट पड़ते हैं और पेट भरकर खाना खाते हैं, जिसके बाद ममता भरी हुई आंखों से बोलती है, शुक्रिया भाई साहब, आज आपकी बदौलत मुझ गरीब मजबूर माँ के बच्चों को अमीरों वाला खाना खाने का ख्वाब पूरा हुआ। अरे ये तो तुम्हारा बड़प्पन है बहन। तुमने मुझे नई जिंदगी अर्पण की है। आज से तुम मेरे इसी होटल में काम करोगी। ऐसा सुनहरा मौका मिलने पर ममता की आंखों में गरीबी के गड्ढे से बाहर उभरने की आस छिटक पड़ती है। ममता ने उस मौके को हाथ से छूटने नहीं दिया। वो मगन होकर होटल में मेहनत करती है, जिसके उससे बच्चों को भरपूरी से पका हुआ खाना खाने को मिलता है। मगर आज भी एक और जहां अमीरों के घर का बच्चा खाना कचरे में फेंकता है, तो वहीं भूख से बिलखते गरीब बच्चे दाने दाने के अभाव में दम तोड़ देते हैं। सुलेखा अपनी सास शर्मीली और पति आनंद के साथ जूनागढ़ गांव में रहती थी। सुलेखा बहुत ही शक्की मिजाज की थी, बिल्कुल सीबीआई इंस्पेक्टर के जैसे। वह मजे से पैर पसारे टीवी देख रही थी, तभी घड़ी के घंटे की सुई 6 पर जाती है। उसकी नजर घड़ी की ओर घूम जाती है। आहा, 6 बज गए, मगर अब तक माँ जी बाजार से घर नहीं आई। बहू बड़बड़ा ही रही थी, तभी सास शर्मीली दरवाजे से दस्तक देती है। बड़ी लंबी टिकेंगी माँ जी आप, आपका ही नाम ले रही थी। आज बड़ी देर लगा दी, बाजार में सब्जियां लाने गई थी या उगाने? बहू का शक भरा सवाल सुनकर सास बोलती है, हवा में तीर मत चला। ये सास थकी मरी बोझा ढोकर घर आई है, ऐसे में पानी पूछने की जगह तू टाइम का आंकड़ा माप रही है। शक्की सीरियल का चस्का तेरे सर चढ़कर बोल रहा है। सासू माँ, आप मुझे इतनी सफाई क्यों पेश कर रही हैं? इसका मतलब दाल में कुछ काला है। कहीं आपका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है? बहू के शक भरे सवाल सुनकर सास सर पकड़कर बैठ जाती है। हे भगवान, पता नहीं कैसी बहू पल्ले पड़ी है, सास पर कीचड़ उछालती है। अरे मेरी उम्र का तो लिहाज कर। सास को बड़बड़ाता देखकर बहू रसोई घर का रुख कर लेती है। समय बीतता है, फिर एक रात आनंद का दोस्त तिवारी खाने पर उनके घर आता है। तिवारी, ये मेरी पत्नी है सुलेखा और ये मेरी माँ है। अरे आनंद, तेरी मम्मी तो बड़ी जवान है, लग नहीं रहा कि एक बहू की सास है। तिवारी शर्मीली को देखकर दांत दिखाते हुए फुसफुसाता है। ये तो एकदम फुल टू फिट है, तभी तो सास के आगे बहू भी फीकी है। सास की बड़ाई सुनकर बहू के कान खड़े हो जाते हैं। ये सासू माँ को देखकर इस तिवारी में आंखों में तारे क्यों नजर आ रहे हैं? और सासू माँ भी 70 के दशक की सायरा बानो की तरह शर्मा रही हैं। इससे पहले कि तिवारी के चक्कर में मेरी विधवा सास के तेवर बदले, कुछ कर सुलेखा। बहू ऐसा सोच ही रही थी, तभी तिवारी मेज से उठकर कहता है, अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, फिर आना। मुझे बेटा मत बुलाइए, तिवारी जी कहिए। ठीक है तिवारी जी, फिर आना। सास को ऐसा कहता देखकर बहू उसे चिकोटी काट कर कहती है, माँ जी अपने बूढ़े दिल में दस्तरखान मत बिछाइए, क्योंकि ये दावत इश्क नहीं चल रहा। सास चुप हो जाती है, मगर बहू के मन में सास और तिवारी का घुलना मिलना खटकने लगता है और एक रात वह खुद में बड़बड़ाती हुई कहती है, सासू माँ और तिवारी में कोई तो चक्कर चल रहा है, मगर मेरी ठरकी सास को अपनी इश्कबाजी के आगे बहू की बदनामी की कहाँ पड़ी है। बस अब किसी तरह कल मैं अपनी सास से सीधे मुंह बात कर लूंगी। इसी के साथ बहू सो जाती है। तभी दरवाजे पर खट खट की आवाज सुनकर बहू आंख मलते हुए कहती है, ये इतनी सुबह सुबह कौन नींद खराब करने चला आया? जरूर दूध वाला या अखबार वाला होगा। जैसे ही बहू दरवाजा खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सामने उसकी 55 साल की सास और 30 साल का तिवारी गले में शादी की माला डाले एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे।
अरे सासू माँ, आपने शादी कर ली, वो भी इस तिवारी से? तौबा तौबा। बहू, अपने ससुर का नाम तहजीब से लो। आज से ये मेरे पति और तुम्हारे ससुर हैं। तेल लेने गई तहजीब, मैं नहीं मानती से ससुर। हजी सुनते हो? जल्दी आओ, गजब हो गया। अरे क्या हो गया सुलेखा, क्यों सुबह सुबह फटे स्पीकर की तरह बज रही हो? अरे देखो, तुम्हारी माँ को इस बढ़ते बुढ़ापे में जवानी छा रही है। देखो, अपने से आधे उम्र के जवान इंसान से शादी रचा ली। बहू की बात सुनकर बेटा कान खुजाते हुए कहता है, तुम्हारी ये सीरियल किलर वाली आवाज सुनकर मेरी कानों से खून निकल रहा है, मगर मैं बहुत खुश हूँ। आखिर मेरी माँ ने अपने लाइफ के लिए परफेक्ट फैसला लिया। पति के चेहरे पर छाई खुशी देखकर बहू का गुस्सा भड़क पड़ता है। अरे पगला गए हो क्या पति देव? तुम्हारी माँ बम्पर धमाका नहीं लाई, जवान बाप लाई है। बस बहू रानी, ज्यादा बड़बोली बहू मत बन। आज से ये तेरे ससुर जी हैं। जाने दो मेरी जान, तुम अपनी बीपी मत बढ़ाओ, चलो चलते हैं। इसके बाद सास ससुर बहू के सामने से होते हुए कमरे में चले जाते हैं और बहू कुड़कुड़ाती हुई कहती है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी सास शर्मीली कैरेक्टर की इतनी ढीली निकलेगी। हरी बहू, ओ मेरी बहरी बहू, कहाँ है? जल्दी से यहाँ। जी सासू माँ, कहिए, तेरे ससुर जी ने बुलाया है तुझे। हाँ कहो। कहो नहीं, कहिए। रिश्ते में मैं तुम्हारा ससुर हूँ बहू रानी, जुबान बहुत जल्दी फिसल जाती है। जाओ, जाकर मेरे लिए कड़क चाय लेकर आओ, मलाई मारकर, और जरा जल्दी। वो क्या है ना, तुम्हारे ससुर को लेट लतीफ लोग पसंद नहीं है। बहू खून के घूंट पीकर किचन में चली आती है और कहती है, जी तो कर रहा है कि मेरे इस जवान ससुर को चाय की प्याली में जहर की घुट्टी पिलाकर पार घाट पहुंचा दूं, ताकि अतरंगी इश्क का भूत उतर जाए। बहू जल्दी से चाय बनाकर कमरे में आती है, जहां सास आईने के आगे खड़ी होकर एक हॉट सी नाइटी पहने गाना गा रही थी। जवानी जाने मन, हसीना दिलरुबा, मिले तो दिल जवां, निसार हो गया। छी 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 सासू माँ, जरा तो शर्म कीजिए, जवान ससुर के पीछे जग बिसरा दिया है क्या? क्या बात है बहू रानी, तुम करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ज्यादा पटर पटर जुबान मत चलाओ। ससुर जी, ये सारा रायता आपका ही फैलाया हुआ है, जो सासू माँ के सुर ताल ही बदल गए हैं। पता नहीं कौन सी घुट्टी घोलकर पिला दी है। बहू तू फिर शुरू हो गई, चाय रख और रफू चक्कर हो जा। सास की बात सुनकर बहू कमरे से निकल पड़ती है और ऐसे ही समय बीतता है और ससुर सास आए दिन शॉपिंग तो कभी कुछ किया करते, मगर बहू की नजर जैसे जवान ससुर की हरकतों पर ही जमी हुई थी, जिसे तोल मोल कर बहू नतीजे पर पहुंचती है। अब समझ आया, इस नल्ले की नजर इस जायदाद पर जमी हुई थी, इसलिए उसने सासू माँ से शादी की और घर जमाई बन गया ताकि ठाठ से रहे। मुझे माँ जी को ये बताना होगा। बहू खुद में ऐसा बोल ही रही होती है कि सास ससुर घर में आते हैं। उनके हाथों में एक सफेद पेपर चमक रहा होता है। माँ जी, ये शादी तोड़ दीजिए, वरना ये ससुर बनकर आपसे दो मीठी बातें करके सारी संपत्ति छीन लेगा और हम गुइयां छीलते रह जाएंगे। ये सुनकर सास का मुंह सूख जाता है और ससुर जोर जोर से हंसने लगता है। ये ठरकी ठहाके मारकर क्यों हंस रहा है? क्योंकि कुछ घंटे पहले ही तुम्हारी सास ने अपना सब कुछ मेरे यानी कि ससुर जी को सौंप दिया है। मगर क्यों माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तूने अपनी सास की कदर जानी ही नहीं बहू, बस हमेशा सास पर शक किया। इसलिए तुम्हारे साथ किश्तों में दिन काटने से भला मैं अपनी जिंदगी तिवारी जी के साथ बिताऊंगी। बहू के चेहरे पर 12 बज जाते हैं और वह खुद में बड़बड़ाती है, सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, काश काश कि ये सब सपना होता। बहू के ऐसा बोलते ही वहां अंधेरा छा जाता है और बड़ी झुंझलाहट के साथ जब वह आंख खोलती है तो खुद को बिस्तर पर देखकर गहरी सांस भरती है। क्या मैं सपना देख रही थी? सुलेखा झट से बिस्तर से उतरकर घर का हर एक कमरा, बाथरूम, छत टटोलने लगती है, मगर वहां कोई नहीं होता। तभी उसकी सास सफेद साड़ी पहने उसे आवाज देती है, बहू तू ठीक तो है? किसे ढूंढ रही है? किसी को नहीं माँ जी, शुक्र है कुछ भी नहीं बदला। इसका मतलब सासू माँ मेरे सपने में जवान ससुर लाई थी। ये सब मेरे शक भरे भेजे की उपज थी। शायद मेरा दिमाग सास बहू सीरियल के साजिश का शिकार हो गया था। इस तरह सपने में सास को जवान ससुर की एंट्री ने झकझोर कर रख दिया था। उस दिन के बाद से बहू के सर चढ़ा शक
करने का जो चस्का था वो खत्म हो जाता है और वह अपनी सास के साथ घुल मिलकर रहने लगती है, जिसका खौफ बहू का देखा एक ख्वाब था। शेफाली अपने पति का हाथ सलोनी के हाथों में दोनों को करीब बैठे हुए देखकर कहती है, यकीन नहीं होता मुझे कि मेरी अपनी बहन और मेरा पति एक साथ इस तरह मिलेंगे। सलोनी, तू मेरी सौतन बन जाएगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आखिर क्यों तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा किया? दीदी, आप गलत समझ रही हो। हाँ शेफाली, तुम गलत समझ रही हो, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम तो मत ही बोलो, शर्म करो। एक बच्चे के बाप होकर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? आखिर ये सब क्या था? एक बहन अपनी बहन के खिलाफ होकर इस तरह की बातें क्यों कर रही थी? क्या सच में शेफाली को इन दोनों ने मिलकर धोखा दिया था या बात कुछ और थी? ये जानने के लिए आपको कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहाँ शेफाली की शादी विराट से हुई थी, जो कि गरीब था। वहीं दूसरी बेटी सलोनी पढ़ाई करने के लिए शहर चली गई, जहाँ उसने शहर के तौर तरीके, रहना सहना, बर्ताव बात करना, हर चीज गांव की छोड़कर शहर की अपना ली। साथ ही साथ पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी। एक दिन गौरव अपनी पत्नी सलोनी के साथ बाजार गया था। उसका मिजाज थोड़ा अलग था। बाहर जाते ही लड़कियों को निहारने में मशगूल हो जाता था। भैया, टमाटर कैसे दिए हैं? मैडम 40 रुपए किलो है। अच्छा, दे दो। शेफाली सब्जी वाले से सब्जियां लेकर गौरव से कहती है, पर वो इधर उधर ताड़ने में मशगूल था। गौरव, आप सुनते क्यों नहीं हैं? मैं कब से आवाज लगा रही हूँ। सब्जी पकड़ लीजिए, बहुत ज्यादा भारी है। आप इधर उधर देख रहे हैं। हाँ हाँ, पकड़ता हूँ। अब माफ करना, मैं थोड़ा बाजार की चीजों को निहार रहा था। निहार लिया हो तो आगे चलते हैं, जरूरी सामान लेना है। दोनों बाजार में आगे की ओर बढ़ते हैं, जहाँ गौरव के सामने शॉर्ट ड्रेस में चश्मा लगाए एक लड़की गुजरती है, जिसे देखकर वो मन ही मन कहता है, आय हाय, क्या रापचिक माल है यार। काश ऐसी लड़की मेरी वाइफ होती। सुपर ब्यूटीफुल, क्या आंखें हैं, क्या एटीट्यूड है, और क्या मोरनी की तरह कैसे चल रही है। मन तो करता है इसे देखकर गाना गाऊं। जीने मेरा दिल लुटिया ओहो, जीने मैंने मार सुटिया ओहो। गौरव, कहाँ ध्यान है? मैं आपसे कब से पूछ रही हूँ, ये वाली ड्रेस ले लूं या नहीं? मुंडी हिलाकर अब किसे ताड़ रहे हैं? कुछ नहीं। मुझे कहीं से गाना सुनाई दे रहा था तो वही सुनकर थिरक रहा था। और हाँ, पैसे नहीं है तो ज्यादा खर्च मत करो। अभी मेरी सैलरी आने में 15 दिन बाकी है। अरे कभी तो कुछ दिला दिया करो। तुम जानती हो ना, तुम्हारी शादी मिडिल क्लास आदमी से हुई है, तो अपने ख्वाबों को कम सजाया करो। जितना होगा उतना कर दूंगा। ये बोलकर गौरव उसे घर ले आता है। रास्ते में गौरव को एक लड़की और दिखती है, जिसे वो ताड़ने लगता है। ये होते हुए शेफाली देख लेती है और घर आकर कहती है, मैं जानती हूँ गौरव, तुम्हारा मन चला है, तो इधर उधर लड़कियों को कम ताड़ा करो थोड़ा। हाँ ठीक है, नहीं देख रहा तुम्हारे अलावा किसी और को। वक्त बीतता है। इस बीच शेफाली प्रेग्नेंट हो जाती है। वहीं शहर की पढ़ाई करके वापस सलोनी अचानक से अपना सामान लेकर उनके पास पहुंच जाती है। दोनों उसे अंदर ले आते हैं। तभी उसके कपड़े देखकर शेफाली बोलती है, अरे तूने सरप्राइज दिया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन तूने ये किस तरह के छोटे से कपड़े पहने हुए हैं? अरे दीदी, शहर में सब लोग ऐसे छोटे कपड़े पहनते हैं, वहाँ सूट सलवार पहनो तो बहन जी बोलते हैं। साली साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही है, शहर में सब ऐसे ही रहते हैं। अरे वाह जीजू, आप भी पहले से ज्यादा हैंडसम हो गए हैं। अरे बता ना, तू अचानक कैसे आ गई? अरे दीदी, मैं आपसे मिलना चाहती थी। उसके बाद माँ ने बताया कि आप प्रेग्नेंट हो, तो मैंने सोचा आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और मेरा टाइम स्पेंड, इसीलिए आ गई। ये तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा सुन, यहाँ पर ऐसे कपड़े मत पहनना, यहाँ के लोग कुछ भी बोलते हैं। हाँ दीदी, क्यों ना मैं अपने घर के खेती से ही थोड़ा फ्लर्ट कर लूं। अब मैं सोने जा रही हूँ। जीजू, मेरा कमरा तो दिखा दो। हाँ चलो। ऐसा कहकर गौरव उसे कमरा दिखाने के लिए ले जाता है, तो गलत इरादों से सलोनी गौरव के गले लग जाती है। तभी घर आकर गौरव बोलता है, सलोनी ये तुम क्या कर रही हो? ये गलत है। ओह कम ऑन जीजू, कुछ गलत नहीं है। पता है आपको मैंने कितना मिस किया? पढ़ाई करना मुश्किल हो गया था मुझसे, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। तुम्हारी बहन को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे कुछ पता नहीं चलेगा, हम छुपाकर आशिकी करेंगे। तभी शेफाली आ जाती है। दोनों को इस तरह से देखकर उसके मन में शक बैठता है, कहीं गौरव मेरी बहन पर भी नजर ना डाल दे। अरे गौरव, आपने कमरा दिखा दिया ना?
अब आप अपने कमरे में जाइए, मुझे मेरी बहन से कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, गया। देख सलोनी, तू अपने जीजू से थोड़ा दूर रहना, समझी? मुझे वो कुछ ठीक से नहीं लगते। अरे दीदी, आप भी कैसी बातें करती हो? आप बेफिक्र रहिए, उस आदमी को मैं खुद ही अपने करीब ले आऊंगी। चल सो जा। ऐसा कहकर वो सो जाती है। अगले दिन सलोनी गौरव को कमरे में अकेला पाकर खुश होती है। उसके आसपास मंडराती है तो कभी घूरते हुए देखती है। शेफाली बाजार गई थी कि सलोनी गौरव के करीब आकर दरवाजा बंद कर लेती है। ओ जानू, मुझसे दूर भागना बंद करो। मैं तुम्हें पसंद नहीं क्या? सुंदर नहीं हूँ? बहुत सुंदर हो सलोनी तुम। तुम्हारे करीब आने को दिल करता है, पर तुम्हारी बहन के बारे में सोचकर पीछे हट जाता हूँ। अरे इतना मत सोचो, वैसे भी मेरी बहन भोली है। देखो, मेरे पास कुछ पैसे भी हैं, चाहो तो ले लो, साथ में मुझे भी ले लो। थोड़ा सा प्यार ही तो मांगा है। मेरी बहन को कुछ पता नहीं चलेगा। हम सीक्रेट अफेयर चलाएंगे। ठीक है, ऐसी बात है तो मुझे मंजूर है। तभी शेफाली सब्जी लेकर आती है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अरे दीदी, कितनी देर लगा दी आपने सब्जी लाने में। लाओ, मैं बना देती हूँ। आप आराम किया करो, सारा काम मैं करूँगी। पर तू अकेले सारा काम कैसे करेगी? दीदी, जरूरत पड़ने पर मैं जीजू को बुला लूंगी, पर आप आराम कीजिए। हाँ हाँ शेफाली, वैसे भी इसे नमक मिर्च डालना सही से आता कहाँ है, मैं सिखा दूंगा। ऐसा बोलकर दोनों रसोई में चले जाते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे रहते हैं। काम करते वक्त गौरव उसके हाथ को पकड़ लेता है। दोनों की आशिकी इस तरह चलती रहती है और शेफाली को कुछ पता नहीं चलता। साथ ही उसके 9 महीने पूरे हो जाते हैं और वो एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, जिसे दोनों घर ले आते हैं। गौरव, देखो ना, हमारी बेटी कितनी सुंदर और प्यारी है। हाँ बिल्कुल, तुम पर गई है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं पिता बन गया हूँ। कर लीजिए यकीन गौरव जीजू, मैं भी मासी बन गई हूँ ना। इस तरह सब सही चल रहा था कि शेफाली अपनी बेटी को सुलाते सुलाते सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गौरव अपनी साली के साथ कमरे में बैठकर उसका हाथ पकड़कर बातें कर रहा था। शेफाली की बेटी उठ जाती है तो शेफाली भी उसे चुप कराने के लिए उठती है। जहाँ उसे गौरव दिखाई नहीं देता और उसे ढूंढते ढूंढते वो अपनी बच्ची को लेकर उनके पास पहुंच जाती है और दोनों को एक साथ देखकर कहती है, ये सब क्या है? मेरे पीठ पीछे आप दोनों ये सब कर रहे थे और मुझे पता भी नहीं चला। मेरी बहन मेरी सौतन बन गई। आखिर क्यों किया ये सब? दी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस ऐसे ही आए थे। हाँ वो सोई नहीं थी ना। अपना नाटक करना बंद कीजिए दोनों के दोनों। सब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। क्यों गौरव, क्या कमी रह गई थी मुझमें जो तुम्हें मेरी बहन का होना पड़ा? शेफाली, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मानता हूँ गलत था, पर ये सब इसी ने मुझसे करवाया है। मैं बहक गया था, इसने मुझे पैसों का लालच दिया। छी सलोनी, तू इतना गिर गई? पैसे देकर तूने अपने जीजू को। छी, शर्म नहीं आई तुझे? अरे दीदी, इसमें शर्म की क्या बात है? पैसे फेंके तो कौन अपना गुलाम नहीं बनता। मैंने भी गौरव जीजू के साथ यही किया। इसका मतलब तुमने मेरा इस्तेमाल किया और मैं सच में इसे प्यार समझ रहा था। क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? ऐसा बोलकर शेफाली उसे एक तेज का चाटा मारती है। गौरव, तुमने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया है। मैं अपने बच्चे को लेकर हमेशा के लिए चली जाऊंगी और तुमसे तो मेरा कोई नाता नहीं है। सलोनी, निकल जा मेरे घर से। शेफाली की बात सुनकर सलोनी वहां से सामान उठाकर चली जाती है। नहीं नहीं शेफाली, ऐसा मत करो। देखो, मुझे बहुत पछतावा है। तुम दोनों से मैं बहुत प्यार करता हूँ। तुम दोनों के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। एक आखिरी मौका देकर मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं बहुत अच्छा पति और पिता बनकर दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने आपको माफ किया, मगर आपने दोबारा ये सब किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। इस तरह शेफाली अपने पति को माफ करके उसके साथ खुशी खुशी रहती है। वहीं कुछ दिन बाद उसकी बहन भी पछताकर उनसे माफी मांगकर वापस शहर चली जाती है। सुबह के 7 बज रहे थे, तभी मंदिर में बज रही घंटी के शोरगुल से घर के सभी सदस्यों की आंख खुल जाती है और सभी लोग अपने अपने कमरों से निकलकर मंदिर में हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे।
ओम जय जगदीश हरे। माँ जी, देवरानी जी, आप दोनों कब आई? अभी अभी बहू, जब तू मगन होकर भगवान के भजन गा रही थी। वैसे बहू, आज तो राधे कृष्ण का दिन है, तो तुझे आरती कुंज बिहारी की गानी चाहिए थी। मर गई, इतनी मुश्किल से तो मैंने ये एक भजन याद किया है। पता नहीं ये 36 गुणों वाली बहू का दिखावा करने के लिए मुझे और कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। क्या हुआ जेठानी जी, कहाँ खो गई आप? कुंज बिहारी की आरती गा दीजिए, सासू जी की आस पूरी हो जाएगी। हाँ हाँ, अब क्यों नहीं, गाती हूँ ना। आरती कुंज बिहारी की, तेरी माँ कभी बंदी हमारी थी। उप्स, अरे जेठानी जी, भजन के इस ठहराव पर तो बनवारी शब्द आना चाहिए था। ये बनवारी बंदी में कैसे बदल गया? उफ, आज तो तू गई उर्फी। अगर स्कूल में फुकरेबाजी वाले ऊट पटांग भजन नहीं सीखा होता तो आज ये जुबान नहीं फिसलती। अब कैसे बचूं? दिया, पता नहीं, मेरा सर घूम रहा है, सब कुछ गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, चलिए जेठानी जी, मैं आपको कमरे में छोड़ आती हूँ। नहीं दिया, आरती को बीच में छोड़ना अपशगुन होता है। तुम आगे की अधूरी आरती को पूरा कर दो, मैं चली जाऊंगी। भगवान के पूजा पाठ में बाधा नहीं आना चाहिए। चंट जेठानी अपनी सास और देवरानी के आगे बहानेबाजी बनाकर कमरे में आकर अंदर से दरवाजा बंद करके झटपट से सोफे के नीचे रखे सिगरेट के डिब्बे में से सिगरेट जलाकर उसे पीने लगती है। आहा, ये सिगरेट का एक कश लगाते ही कायनात बदल देता है। काश की धूप अगरबत्ती के बजाय भगवान के आगे सिगरेट जलाने की इजाजत होती तो मुझे ये छिप छिप कर अपनी तलब न बुझानी पड़ती। फिर अगर मैं एक दिन सिगरेट ना पीऊं तो मेरी सोच की मोच मिटे ही ना। जेठानी सिगरेट की कश में इस कदर डूबी होती है कि उसे दरवाजे पर खड़ी देवरानी की आवाज सुनाई ही नहीं देती। तभी दिया अंदर घुस आती है और जेठानी जल्दी से सिगरेट बेड के नीचे फेंक देती है और कमरे में फैला धुआं देखकर दिया खांसते हुए कहती है, अरे जेठानी जी, ये कमरे में धुआं धुआं कैसे हो रहा है? उफ उर्फी, कुछ सोच, वरना आज तेरी पोल पट्टी खुलकर रहेगी। वो दिया, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था, इसलिए बस धूप बत्ती जलाया था। ये धुआं उसी का है। ओ अच्छा जेठानी जी, वो मैं पूछने आई थी कि आप चाय पियेंगी, मैं बनाने जा रही हूँ। काश कि मेरी देवरानी चाय कॉफी जैसे सस्ते नशे करना छोड़कर सिगरेट का एक कश लगाती तो जान पाती कि ये धुआं जन्नत जैसा फीलिंग देता है। जेठानी जी, आपने कुछ कहा? नहीं तो दिया, मैं बस ये कह रही थी कि सिर्फ अपनी और माँ जी के लायक ही बनाना। जेठानी की ये बात सुनकर दिया किचन की ओर कदम बढ़ा लेती है और कहती है, पता नहीं क्यों, पर मुझे जेठानी जी का रवैया बहुत ही अटपटा लगता है, जैसे वो संस्कारी होने का झूठा ढोंग कर रही हो। इसीलिए अब मैं जेठानी जी पर नजर जमाए रखूंगी। इसी सोच के साथ देवरानी अपनी चंड चालाक जेठानी पर नजर रखने लगती है, मगर कोई भी पुख्ता सबूत उसके हाथ नहीं लगता। एक सुबह जब देवरानी हॉल की सफाई कर रही होती है तो उसे घर के कोने में जले हुए सिगरेट मिलते हैं, जिसे देखकर वो बोलती है, माँ जी जल्दी आइए, देखिए मुझे क्या मिला। अरे अरे, क्या हो गया दिया बहू, सुबह सुबह फटे ढोल की तरह क्यों बज रही है? अरे दादा, इतने सारे सिगरेट किसने फूके हैं भला? वैभव, ऋषि, अरे कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी बाहर आओ। क्या हो गया माँ? काहे सवेरे सवेरे घर को मछली बाजार बना रखा है? अरे सच सच बताओ, तुम दोनों में से किसने ये सिगरेट फूका है? माँ, क्या आपको हम दोनों पर भरोसा नहीं है? अरे तुम दोनों के अलावा इस घर में कौन और मर्द बचा है? क्या चुपचाप अपना कच्चा चिट्ठा कबूल कर लो। हमें अपनी जान से हाथ धोनी है क्या माँ? जो हम ऐसे नशे करेंगे। आप खामखा अपने बेटों को कटघरे में खड़ा कर रही हो। एकाएक दिया की नजर अपनी डरी सहमी जेठानी पर घूम जाती है। क्या हुआ जेठानी जी? माँ जी सवाल हमारे पतियों से कर रही है, मगर हाथ पांव आपके फूल रहे हैं, जैसे कि ये सारे सिगरेट आपने ही फूके हो। अरे दिया, तुम होश में तो हो? दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहती हूँ और तुम मुझ पर लांछन लगा रही हो। अब मैं बेचारी बेबस बहू बजरंगबली तो हूँ नहीं जो सीना चीरकर अपनी सफाई पेश करूं। इस तरह नशेड़ी जेठानी नाटकबाजी करती हुई अपनी सास का विश्वास जीत लेती है और सास कहती है, अरे उर्फी बहू, तू मत रो। अरे कोई गंगा में भी खड़ा होकर कहे ना कि तुझ में कोई खोट है तो भी मैं यकीन ना करूं। तू जा।
उर्फी अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन दिया अपनी जेठानी के कमरे के पास से गुजर रही होती है तो गुनगुनाने की आवाज सुन वो वहीं ठहर जाती है, जहां वो खिड़की से झांकते हुए देखती है कि उसकी नशेड़ी जेठानी मजे से सिगरेट का कश लगाते हुए गा रही होती है। बदला मिजाज मेरा फूकते ही ग्रास, ग्रास लगे है मोह सबका इलाज, कैसा लगे है मुझे कैसे बताऊं, लागे है सब कुछ अब अप एंड डाउन, तू भी खींच दो पफ है मनाली का स्टॉक। ओए होए मजा आ गया। अच्छा तो मेरी 36 गुणों से भरपूर संस्कारी जेठानी की असलियत ये है। पता नहीं माँ जी को जब पता चलेगा कि उनकी 36 गुणों से भरपूर बड़ी बहू अव्वल दर्जे की चरसी और गंजेड़ी है तो उन पर क्या बीतेगी। अपनी जेठानी की सच्चाई सामने आने के बाद देवरानी अपनी सास के पास जाकर सारी बात बताती है। अरे दिया बहू, तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है, अपनी जेठानी पर इतना बड़ा दोष लगा रही है। माँ जी मैंने जो देखा बस वही बता रही हूँ। जेठानी जी हर दिन ऐसे ही सिगरेट पीती है जिस कारण उनके होठ काले हो गए हैं। जेठानी जी को सिगरेट पीने की पहले से ही बुरी लत लगी हुई है। इसके बाद दोनों सास बहू जेठानी की हर हरकत को कैप्चर करने लगती हैं। फिर एक शाम जेठानी किचन में खाना बनाते हुए कुछ कहती है। उफ उर्फी, ये चूल्हे चौके की चोचलेबाजी सबसे बड़ी आफत है। क्यों ना एक सिगरेट पी जाए। वैसे भी माँ जी और देवरानी जी तो बाजार गई हैं, तो क्यों ना आज मैं एक कश किचन में ही लगा लूं। उर्फी जल्दी से एक सिगरेट जलाकर अपनी तरफ बुझाने लगती है, जिसका धुआं किचन में भर जाता है। तभी सास और देवरानी वहां आ धमकती है। अरे वाह जेठानी जी, आपने तो शाम को धुआंधार बना दिया। दिया तुम? क्या हुआ जेठानी जी, अभी तो आप बड़े मजे से सिगरेट फूंक रही थी और हमें देखते ही आपका कलेजा क्यों फुदकने लगा। उर्फी बहू, मैंने तुझ पर भरोसा किया था, मुझे नहीं पता था कि तेरे अंदर इतना बड़ा ऐब है। माँ जी मैं क्या करूं, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि नशा ना करूं, मगर मेरे दिलो दिमाग से इसकी तलब मिटती ही नहीं जब तक कि सिगरेट की कश मेरे सांसों में ना चढ़ जाए। माँ जी बहसबाजी से बनती बात भी बिगड़ती है और फिर नशे का चस्का एक बार चढ़ जाने पर जल्दी जाता नहीं। इसीलिए जेठानी जी को इस बुरी लत से अब हम साथ मिलकर बाहर लाएंगे। देवरानी की सूझबूझ भरी बातों से सास सहमत हो जाती है और वो उर्फी को नशा मुक्ति की दवाइयां चलाती है। साथ ही उसके आसपास अच्छा माहौल रखते हैं, जिससे आखिर में उर्फी को उस दोहरी जिंदगी से निजात मिल जाती है और वो सही मायने में अपनी देवरानी से ससुराल की सहूलियत सीखती है। थैंक यू सो मच दिया, मैं तो नशे की दलदल में धंस चुकी थी। इस बुरे लत ने मुझे इस कदर अपने जकड़ में ले लिया था कि मैं चोरी छिपे इसे पूरा करने लगी, मगर आज तुम्हारे और माँ जी के साथ से मेरा जीवन नशे से बच गया। मैं बहुत खुश हूँ। आपसे ज्यादा खुश तो मैं हूँ जेठानी जी, क्योंकि फाइनली आपके बदलते रूप से छुटकारा मिल गया।